जय हिंद साथियों। तो सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी मूक टेस्ट रोजाना की तरह है और मूक टेस्ट नंबर दोस्तों 20 है। टाइम रहेगा लगभग दोस्तों 20 मिनट के समथिंग में। और मूक टेस्ट नंबर आप सभी को बता दिया है 20, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोस्तों आप सभी को बता दूं चेंज कर दिए गए हैं। इसमें कुल मिलाकर 37 क्वेश्चन आप सभी के लिए रखे गए हैं। टाइम है 20 मिनट के समथिंग में, ठीक है दोस्तों। रोजाना ऐसा ही उपयोगी मूक टेस्ट पाने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। इसके लिए आपको रेड बटन को टिक कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों जो भी मैं यहाँ पर आप सभी को मूक टेस्ट कराता हूँ उसकी पीडीएफ आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, तो आप लोग इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। विद आंसर्स आप सभी को पीडीएफ दे रखी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध है, ठीक है। कौन सा शब्द निम्न में से अशुद्ध है ये आप सभी को बताना है। अर्पण, अनभिज्ञ, आहार, अस्वीकार। तो इनमें से कोई एक शब्द दोस्तों अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब होता है गलत, ठीक है। तो एक शब्द गलत है, वो कौन सा है दोस्तों? यदि आपने आंसर दिया है सी ऑप्शन में आहार, देखिए आहार नहीं होता, वो होता है आहार, ठीक है। क्या होता है? आहार। तो याद रखिएगा आहार नहीं होता, आहार होता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। बाकी अर्पण, अनभिज्ञ और अस्वीकार बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। देखिएगा आंसर भी दोस्तों क्वेश्चन अनुसार उसके नीचे ही दे रखा है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के लिए, निम्न में से कौन सा चिन्ह प्रश्नवाचक का है? प्रश्नवाचक का आपको ध्यान आना चाहिए कि प्रश्नवाचक या क्वेश्चनवाचक जो वर्ड होते हैं वो वाक्य के बीच में, शुरू में भी मिल जाते हैं, ठीक है। क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे। तो इन सभी को दोस्तों यदि ये वाक्य के शुरू में मिलते हैं या वाक्य के बीच में मिलते हैं तो इनके लिए एक अंत में चिन्ह हम यूज़ करते हैं, वो कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आपने आंसर चुना है बी ऑप्शन प्रश्नवाचक चिन्ह, दोस्तों बी ऑप्शन में है, यानी ये वाला जो शब्द दोस्तों ये प्रश्नवाचक है, ठीक है। प्रश्नवाचक यानी जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछेंगे, आपके घर कौन आया है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो वाक्य के अंत में दोस्तों आप सभी को ये जरूर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इससे बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। क्लियर हो गया? मैं बुर्स चेंज कर लेता हूँ दोस्तों थोड़ा। तो इससे बोलते हैं क्या हम? प्रश्नवाचक। देखिएगा प्रश्नवाचक का तो ये हो गया। ये ऊपर वाला जो है ये वाला, ये किसका है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये विस्मादी बोधक का चिन्ह है, ठीक है। विस्मादी बोधक का इसे दोस्तों हम कब लगाते हैं? दुख वगैरह की जो सूचना प्राप्त होती है, अरे वो सीता भाग गई, ठीक है, उसकी भैंस खो गई, अरे ठीक है उसकी माँ मर गई, तो ऐसे जो बोलते हैं अरे के साथ में ये जो चिन्ह लगाते हैं विस्मादी बोधक के लिए, यानी दुख सूचक वर्ण भी इसे दोस्तों बोलते हैं, वर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ये तीसरा नंबर जो है ये वाला जो चिन्ह किसका है दोस्तों? ये वाला चिन्ह होता है योजक चिन्ह। ये दो विपरीतार्थक शब्दों में मिलता है, जैसे कि माँ पिता, भाई बहन, ठीक है। तो इन सभी में ये चीज़ देखेंगे दोस्तों ये मिलेगी, ये योजक होता है। और थोड़ा इससे बड़ा हो जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा रेखिका, ठीक है। रेखिका शब्द इसे रेखिका चिन्ह हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। और रेखिका वाले के कई नाम हैं, मैं आप सभी को थोड़ा नाम बता दूं। इसे निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं, रेखांक मतलब रेखा का शब्द भी कहते हैं, निर्देशक चिन्ह भी दोस्तों इसे कहते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं और संयोजक चिन्ह भी इसे ही कहते हैं। तो 3 नाम हैं इसके, ठीक है। इस बड़े वाले के नाम बता रहा हूँ मैं, जो बड़ा सा होता है, एक तो रेखिका, निर्देशक और संयोजक, 3 नाम है दोस्तों इसके, ठीक है। अब ये जो छोटा नंबर वाला है, ये जो छोटा, ये कुछ ऐसा सा बनना घुंडी वाला दोस्तों, इसे कहते हैं लाघव चिन्ह। क्या कहते हैं? लाघव। अब इसका यूज कहाँ होता है? जैसे कि डॉक्टर के लिए हमने शॉर्ट में लिख दिया डॉक्टर, तो इसके साथ में ये लग गया। मास्टर के लिए हमने शॉर्ट में लिख दिया ये वाला, तो डॉक्टर, मास्टर, ऐसी जगह लिखते समय तो दोस्तों ये जो चिन्ह लगाते हैं हम, ये कौन सा होता है? ये होता है आपका लाघव चिन्ह, इसे लाघव बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया, बी ऑप्शन सही था। सवाल नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है? आप लोगों को पता होगा दोस्तों 3 प्रकार के शब्द होते हैं रचना के आधार पर। तो आपसे ये भी पूछे रचना के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। जितने भी छोटे शब्द हैं जिनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता वो सब रूढ़ शब्द होंगे, ठीक है। जिनका संधि विच्छेद हो जाए वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? थोड़े बड़े शब्द होंगे, संधि विच्छेद हो जाएगा, यौगिक कहलाएंगे। लेकिन योगरूढ़ दोस्तों वो शब्द होते हैं जिसका कोई और अर्थ निकले, अर्थात जो आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है ना, वो सभी किस में आते हैं? योगरूढ़ के अंतर्गत आते हैं। तो यौगिक शब्द बताना, यानी कि संधि विच्छेद जिसका आसानी से हो जाए। जैसे कि अत्याचार, अत्याचार का संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस आचार, ठीक है। घोड़ा शब्द दोस्तों कौन सा है? याद रखिएगा, इनको भी बता दूं। घोड़ा शब्द दोस्तों याद रखिएगा छोटा शब्द है, संधि विच्छेद हो नहीं सकता, इसलिए ये रूढ़ शब्द है। दशानन, दशानन 10 मुख वाला, अर्थात कौन सा हो गया? अर्थात दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका
योगरूढ़, ठीक है, योगरूढ़ हो जाएगा। और योगरूढ़ इसलिए हो जाएगा क्योंकि दशानन दोस्तों किसके लिए बोलते हैं, रावण के लिए बोलते हैं। दशानन यानी कि 10 मुख वाला, अर्थात कौन, रावण। तो इसने किसी तीसरे की तरफ इंडिकेट किया, इशारा किया, तो जब कोई तीसरे की तरफ इशारा करे तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, योगरूढ़ हो जाएगा। भैंस सबसे छोटा शब्द है, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगला है दोस्तों, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, 2 भेद होते हैं। कौन सा, एक अकर्मक और एक सकर्मक, यानी ए और बी। एक अकर्मक और दूसरा सकर्मक, 2 ही भेद होते हैं क्रिया के। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, क्रिया कहते किसे हैं, हमारे द्वारा जो काम किया जाता है, हम जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अगला, वर्ण या अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं। बहुत ही उपयोगी है, वर्ण या अक्षरों का जो समूह होगा, ग्रुप होगा, उससे क्या कहेंगे दोस्तों, याद हो गया आपको, तो उसे कहेंगे हम वर्णमाला। ठीक है, वर्ण या अक्षरों के समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। डी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। अब वर्णमाला के बारे में कुछ आपको बता दूं, कुल अक्षर वर्णमाला में दोस्तों 52 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, स्वर कितने होते हैं दोस्तों, स्वर होते हैं आपके 11। और मूल रूप से स्वर दोस्तों कितने होते हैं, मूल रूप से स्वर होते हैं आपके कितने, 7। ठीक है, मूल रूप से स्वर होते हैं 7। तो ये वर्णमाला के बारे में कुछ आप सभी को थोड़ा सा मैंने और बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, ये जो अंग वाला जो ये है दोस्तों, ये वाला, ये इसके ऊपर अंग की बिंदी जो है, ये दोस्तों क्या है, इसका अर्थ वैसे तो आधा मैं होता है, जैसे कि वहेल विल लिखने में, ऐसे काम करने में दोस्तों ये चीज़ यूज होते हैं, चिन्ह। तो ये जो ये है दोस्तों, ये चिन्ह या फिर ये जो अंग शब्द है दोस्तों, ये किसका है, इसे क्या बोलते हैं, इस अक्षर को क्या बोलते हैं दोस्तों, शब्द नहीं है ये अक्षर है, तो इसे क्या बोलते हैं। मैंने आपको 2 बताए थे, एक अनुस्वार बताया था, ठीक है, चलिए, और एक कौन सा बताया था दोस्तों, एक तो बताया था आप सभी को अनुस्वार, और एक बताया था आप सभी को विसर्ग। जिसके ऊपर अंक की बिंदी है ऊपर, तो वो कौन सा है, अनुस्वार है। और विसर्ग वाला कौन सा है दोस्तों, ये है, ये विसर्ग वाला। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों ये दोनों आयोग वहा के अंतर्गत आते हैं। इन्हें दोस्तों आयोग वहा भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। इनमें दोस्तों आधा स्वर है और आधा व्यंजन है, इसलिए इन्हें आयोग वहा भी कहते हैं। तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला, जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़े या जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जितने भी व्यंजन हैं उन्हें बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क्लियर हो गया। जैसे कि कै बोला तो कै के साथ में ए मुफ्त में बोला गया, ये तो कै के साथ में दोस्तों क्या होता है, कै प्लस ए, ये होता है दोस्तों मिलाकर कै, आधा कै। और खे के साथ में खे प्लस ए, खे के साथ में हलंत लगेगा और ए, तो खे बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। इसलिए 7 नंबर का राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। व्यंजन कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में दोस्तों 33 होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर माने जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों मूल रूप से माने जाते हैं 7 स्वर। अगर यदि आपको मूल वर्ण लगा हुआ मिले तो 7 स्वर होंगे। ठीक है, और यदि आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तब आप लगाएंगे 11 होते हैं। अब इनका प्रकार आप सभी को मैं समझा दूं कैसे कैसे, देखिएगा। मूल रूप से कौन कौन से स्वर होते हैं, मूल रूप से ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऐसे ऋषि, ये तो हो गए मूल स्वर। अब कुल जो होते हैं ऐसे लेकर दोस्तों औ तक, ये आपके कितने होते हैं दोस्तों, 11 होते हैं कुल मिलाकर। ये आपके टोटल क्या होते हैं, टोटल स्वर होते हैं। मूल स्वर 7 होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम यानी सबका नाम। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 9। बहुत ही उपयोगी वीडियो दोस्तों ये। चलिए याद रखिएगा दोस्तों, सर्वनाम के भेद होते हैं 6। ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अब नाम सुन लीजिए उनके कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, और एक होता है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम दोस्तों, 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे दोस्तों नेक्स्ट, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। बहुत ही उपयोगी है ये दोस्तों, सर्वनाम की डेफिनेशन है। संज्ञा के जिन
ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं हम सर्वनाम। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा, ठीक है, मोहन गाना गाता है, ठीक है, मोहन गाना गाता है, तो ये मोहन दोस्तों क्या है, संज्ञा है, लेकिन मोहन के लिए मैंने बोल दिया कि भाई मोहन गाना गाता है और वह सोता भी है, तो ये सोच लीजिए कि वह जो लगाना वो मोहन के लिए सर्वनाम ही लगा, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वनाम क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वनाम हो जाएगा वह, ठीक है, क्योंकि मोहन के लिए अगली लाइन में हमने वह का प्रयोग कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अधूरा है। बहुत ही उपयोगी वीडियो है, आज सबका पता चल जाएगा आपको। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है जो अधूरा है, यानी कि पूरा नहीं है, तो याद रखिएगा दोस्तों वो है इरावती, सी ऑप्शन सही है। और ये सभी जयशंकर प्रसाद की दोस्तों रचना है, इंद्रजाल, आंधी, कामायनी, ठीक है, और इरावती जो उपन्यास है दोस्तों इनका वो एक अधूरा उपन्यास है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का। चलिए इसका राइट आंसर था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करेंगे, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है। तो मुंशी प्रेमचंद का भी दोस्तों एक उपन्यास अधूरा है। मुंशी प्रेमचंद ने दोस्तों काफ़ी सारे उपन्यास लिखे हैं, गबन, गोदान, निर्बला, करबला, ठीक है, सेवा सदन, तो ये सब इन्होंने लिखे हैं, मंगलसूत्र है, ठीक है, और आप जानते हैं सेवा सदन के बारे में। तो 12वें नंबर का दोस्तों राइट आंसर रहेगा प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है, वो है मंगलसूत्र, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। मंगलसूत्र प्रेमचंद का वो उपन्यास है जो कि पूरा नहीं है, अधूरा है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसको हिंदी का पाणिनि कहते हैं। यह भी उपयोगी क्वेश्चन है, किसको हिंदी का पाणिनि कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, हम किसको हिंदी का पाणिनि कहते हैं। 13 नंबर और राइट आंसर रहेगा दोस्तों किशोरी दास वाजपेयी को। आज तक सुना नहीं होगा आपने, किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। तो ये उपयोगी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, इन सभी के लिए काफ़ी खास वीडियो है। किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहते हैं, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था। वियोगी हरि दोस्तों हिंदी से संबंधित थे, ठीक है, तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था। 14 नंबर दोस्तों उनका नाम था हरि प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था, हरि प्रसाद द्विवेदी, इसलिए ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राई करेंगे, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए कब ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमित्रा नंदन पंत को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस रचना के लिए, उनकी रचना थी चिदम्बरा, ठीक है, तो राइट आंसर है 15 नंबर का बी ऑप्शन, यदि आपने चुना है। 1968 में चिदम्बरा के लिए दोस्तों इन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा जान लीजिए दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 22 मई 1961 को साहू शांति प्रसाद जैन की 50वीं जयंती के अवसर पर उनके परिवार ने दोस्तों स्थापित की थी, या फिर शुरुआत इनकी की थी 22 मई 1961 को। साहू शांति जैन थे और उनकी 50वीं जयंती के अवसर पर उनके परिवार ने दोस्तों स्थापित की थी। इसमें प्राप्तकर्ता को 11 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फै किस वर्ग में आता है, यानी जो फैब फल है, फैब फल, ठीक है, ये किस वर्ग में आता है। याद रखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, सभी को लिखवा दूंगा आज की वीडियो में। तो जो दोस्तों फै है ये किस में आता है, ये पै वर्ग में आता है, ठीक है, पै वर्ग। अब पै वर्ग के सभी व्यंजन यहाँ पर मैं आप सभी को लिखवा रहा हूँ, तो लिखते रहिए पै, फै, बै, भै और मैं। क्लियर हो गया, ये हो गए आपके पै वर्ग के। अब कै वर्ग के लिख लीजिए, कै, खे, गे, घे, ठीक है, घे तक हो गई, और एक होता है दोस्तों ये वाली अणे। क्लियर हुआ। चै वर्ग के लिख लीजिए, चै, चे, छे, जे, झे, झंडा वाला झे होता है, और ये अंगा वाली अणे होती है। एक टै वर्ग रह गया, अब टै वर्ग की ओर लिखवा रहा हूँ। टै वर्ग में कौन कौन से आते हैं देखिए, टै, ठे, ढे, ठीक है, टै, ठे, डे, ये डे भी होता है इसमें, और ये होता है अणे, ठीक है, उल्टा हो गया, ये वर्ण पहले आएगा। चलिए कोई नहीं, मैंने आपको पूरे के पूरे लिखवा दिए हैं। तो जो दोस्तों फै फल है वो किस में आता, पै वर्ग में आता, पै, फै, बै, भै और मैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम, अगला है, ये जो सै हैं तीनों और एक है,
ठीक है, से तीनों से और एक है, ठीक है, ये किस प्रकार के व्यंजन है, ये पूछा जाता है कि तीनों से। आपसे पूछ लेगा से किस प्रकार का व्यंजन है, आपसे पूछ लेगा है किस प्रकार का व्यंजन है, ठीक है जो है ये, और आपसे पूछ लेगा ये किस प्रकार का व्यंजन है। एक तो ये संयुक्त भी है, ठीक है, ये वाला संयुक्त भी है, और दोस्तों इस भी ये किसकी कैटेगरी में आता, ये दोस्तों ऊष्मीय बोलते हैं। देखिए से ऊष्म, ऊष्म यानी सहसा कुछ सुनाई दे रहा, तो ये ऊष्मीय है दोस्तों, याद रखिएगा। अब चलिए, ये तो हो गया 17 नंबर का राइट आंसर, ऊष्मीय है ये तीनों से। अब मैं आप सभी को दोस्तों थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि कंठे वर्ण कौन से होते हैं। देखिएगा, मैं अब ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं बोल के बताऊंगा। कंठे जो होते हैं दोस्तों, उसके कंठे वर्ण के वर्ग के अंतर्गत में आता कै, खे, गे, घे, अणे और है, ठीक है भी आता है उसमें कंठे में। अगला अंत्यस्थ में दोस्तों आपका है आता है ये, रे, ले, वे, ये होते अंत्यस्थ। और संयुक्त व्यंजन में छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और सहस्राव, ये आपके संयुक्त में आते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, अगला, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है, ठीक है, इनमें से तद्भव आपको बताना है। तद्भव यानी कि जो अब शब्द बोले जा रहे हैं वही तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इनमें से जो तद्भव शब्द है वो है आपका ए ऑप्शन, यानी कि अमी है। ये तीनों बाकी क्या है दोस्तों, ये तत्सम शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम यानी कि जो प्राचीन काल में बोले जाते थे, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा तत्सम है, याद रखिएगा दोस्तों, ये है आपका आकाश। आकाश दोस्तों तत्सम है, लेकिन वर्तमान में तद्भव रूप क्या है इनका, तो इसका लिख लीजिए आकाश होता, आकाश, ठीक है, याद रखिएगा आकाश होता है, आकाश, ठीक है, आकाश। और से भी जो है ना दोस्तों थोड़ी वो होती है सपेरे वाली, और ये क्या है, तो आकाश होता है इसका तद्भव रूप, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, और 1949 से निरंतर मनाता आ रहा है भारत। चलिए अगला, अकर्तव्य, ठीक है, अकर्तव्य किसका पर्यायवाची है, अकर्तव्य किसका पर्यायवाची है, इनमें से 21 नंबर क्वेश्चन है, अकर्तव्य किसका पर्यायवाची है। बहुत ही उपयोगी वीडियो है दोस्तों, बहुत अच्छे फैक्टों के साथ में आप सभी के लिए बनाई गई है। तो राइट आंसर दोस्तों, अधर्म का पर्यायवाची है अकर्तव्य, ठीक है, अधर्म का पर्यायवाची अकर्तव्य। अब इसके और सुन लीजिए, अधर्म के और सुन लीजिए, पाप, अपराध, अकर्तव्य और दोष, ये तो होगी अधर्म के। अब अक्षर के सुन लीजिए, अक्षर के दोस्तों पर्यायवाची कौन कौन से हैं, मोक्ष, वर्ण, शिव और ब्रह्मा, ठीक है, ये हो गए अक्षर के, ठीक है। अगला है दोस्तों अचला, दोस्तों जो वो बोलते हैं अंचला बोलते हैं, पृथ्वी के लिए बोलते हैं, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती, उर्वी, अवनी, मेदनी और एक होता है क्षिति, ये होते हैं दोस्तों अचला यानी पृथ्वी के। असभ्य के सुन लीजिए पर्यायवाची ध्यान से, बर्बर, गवार, अशिष्ट, दुष्शील, ये होते हैं अकर्तव्य के, तो मैंने आपको बता दिया असभ्य के पर्यायवाची। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, अंगना किसका पर्यायवाची शब्द है। अंगना बहुत उपयोगी है, अंगना दोस्तों आंगन का पर्यायवाची शब्द है। अब अंगना के और सुन लीजिए पर्यायवाची, प्रांगण, अजिर, बगर, अंगना, क्लियर हो गया। अब इच्छा के पर्यायवाची और सुन लीजिए, मैं 4 पर्यायवाची क्लियर करा रहा हूँ आपके, सोच लीजिए। इच्छा के अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा और एक होता है दोस्तों उत्कंठा, ठीक है। अगला आभूषण, आभूषण के दोस्तों पर्यायवाची सुन लीजिए, भूषण, आभरण, अलंकार, जेवर और गहने। अब आदित्य के सुन लीजिए, आदित्य के पर्यायवाची सूर्य, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, रवि, भानु, ठीक है। तो क्लियर हो गए चारों के, आपके चारों के दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है, उदार का विलोम शब्द है, ठीक है, तो उदार का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, उदार का विलोम शब्द हो जाएगा अनुदार, ठीक है, उदार स्वभाव यानी कि सिंपल, ठीक है, अनुदार का मतलब रूढ़ स्वभाव, तो उदार का विलोम क्या हो गया अनुदार। देखिएगा ये अंत जो है दोस्तों ये किसका विलोम है, अंत जो है दोस्तों ये अनत जो है ये अंत का विलोम है, ठीक है, अंत का विलोम अनत। और मैं आपको बता दूं जो ये अर्जन है ये किसका विलोम है, ये व्ययन का विलोम है, ठीक है, व्ययन, अर्जन, व्ययन, ठीक है। ये अधोलिखित किसका है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये जो अधोलिखित है ये किसका है विलोम, ये है ऊपरी लिखित का। तो सबके क्लियर हो गए। नेक्स्ट अगला देखिएगा, अंश का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बहुत ही उपयोगी ये वीडियो है, सॉरी, अंश का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ये आप सभी को बताना है।
तो 24 नंबर दोस्तों। तो इसका देखिएगा, ये तीनों इसके अंक हैं। अंश के अनेकार्थी शब्द नहीं बताने आपको। अंश, अंग, शरीर, शाखा, ये सब दोस्तों इसके अर्थ हैं, मतलब अनेकार्थी शब्द हैं, लेकिन इच्छा नहीं है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिएगा 25, जो साधा ना जा सके या ठीक ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो साधा ना जा सके या फिर ठीक ना किया जा सके, तो उसके लिए दोस्तों एक शब्द क्या होगा, याद रखिएगा। उसके लिए हो जाएगा दोस्तों असाध्य है, यानी कि ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो असूर्यपश्या है, इसके लिए, ये किसके लिए दोस्तों एक शब्द है, तो ये किसके लिए एक शब्द है, याद रखिएगा। तो ये जो स्त्री सूर्य को ना देख पाती है उसके लिए बोलते हैं असूर्यपश्या। ठीक है, और ये अचल जो है दोस्तों, ये किसके लिए एक शब्द है, किसके लिए एक शब्द है ये, तो ये जो चल ना सके उसके लिए बोलते हैं दोस्तों अचल। और आज या सॉरी आज नहीं है, एक तो अज होता है, एक अजन्मा। ठीक है, तो अजन्मा किसके लिए एक मतलब किसके लिए एक शब्द है, जो जन्म नहीं लेता हो उसके लिए बोलते हैं अज या अजन्मा। ठीक है, तो सभी का मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है वर्षा ना होने के लिए एक शब्द क्या होगा। जब वर्षा ना हो रही हो तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब सूखा। और दोस्तों ये अतिवृष्टि किसके लिए एक शब्द है, ज्यादा जब वर्षा हो, ठीक है, अधिक वर्षा के लिए। अभेद्य किसके लिए एक शब्द है दोस्तों, ये जिसे भेदा ना जा सके उसे कहेंगे अभेद्य। अजाशत्रु दोस्तों किसके लिए एक शब्द है, तो याद रखिएगा जिसका कोई शत्रु ना हो, जन्म से मृत्यु तक कोई शत्रु ना हो, उसका दोस्तों नाम हो जाएगा अजाशत्रु। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंश का भिन्नार्थक शब्द कौन सा है। ठीक है, अंश का भिन्नार्थक शब्द कौन सा है, याद रखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों अंश का जो भिन्नार्थक शब्द है ये है कंधा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और हिस्सा और भाग दोस्तों ये किसके सेम में ही वो है, बस ये वाला अंश लगा हुआ मिले ना संजम वाली से, तो ये सोच लीजिए हिस्सा और भाग की बात हुई है। यदि सपेरे वाली से के साथ में अंश मिले तो कंधा होगा, यदि आपको जो सलजम वाली से के साथ में अंश मिले तो हिस्सा और भाग हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये अग्नि किसका दोस्तों एक भिन्नार्थक है। ठीक है, अग्नि किसका भिन्नार्थक शब्द है दोस्तों, तो याद रखिएगा आग मिल जाए ऑप्शन में या फिर अनल मिल जाए। ठीक है, जो भी ऑप्शन में आपको मिल जाए वही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते अगला क्वेश्चन हम, बेटा का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो भाई सभी लोग जानते हैं बेटा का, तो आपको पता ही है बेटी हो जाएगा। लेकिन ये जो माता है दोस्तों, ये किसका स्त्रीलिंग है, ये पिता का स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा पिता का स्त्रीलिंग माता। ये नातिन किसका स्त्रीलिंग है दोस्तों, नाती का। ठीक है, नाती का स्त्रीलिंग नातिन। ये पौत्री किसका है, तो ये है दोस्तों पौत्र का स्त्रीलिंग। तो ये भी आपको कवर कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला, को या के लिए किस कारक की विभक्ति है। ठीक है, कारक दोस्तों याद रखिएगा 8 प्रकार के होते हैं कारक। ठीक है, कौन कौन से सुन लीजिए, कारक जो है वो कौन से 8 प्रकार के होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर दोस्तों आपके जो कारक हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। और एक आध और भी रह गया होगा। ठीक है, तो उसे आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी कारक की विभक्ति बता दूं कि जो कारक की विभक्ति दोस्तों वो क्या कहती है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, और यहाँ पर आपको पूछा है कि भाई ये जो को या के लिए किसके लिए आता दोस्तों, तो राइट आंसर दोस्तों इसके लिए हो जाएगा आपका संप्रदान, को या के लिए। ठीक है दोस्तों, कैसे, जैसे कि साधु के लिए धन दो। ठीक है, तो को लिया के लिए दोस्तों संप्रदान की है। अब ओनली को मिले तो दोस्तों किसका, कर्म का भी हो जाएगा। क्लियर हो गया। और देखिएगा दोस्तों कर्ता कारक की कारक विभक्ति होती है ने। ठीक है, कर्म की होती है को। ठीक है, और अपादान की क्या होती है से, या अलगाव की बात होगी अलग वाली। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, कुरान में कौन सी संज्ञा है। दोस्तों कुरान एक पवित्र पुस्तक है, और पुस्तकों में भी बताया कि कुरान यानी उसे पर्सनली इंडिकेट किया है। तो पर्सनली जहाँ पर इंडिकेट करते हैं दोस्तों वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा दोस्तों 5 प्रकार की होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की, प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की। क्लियर हो गया। चलिए, तो कुरान को पर्सनल इंडिकेट किया है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
कर्म जाति रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 31 नंबर। तो कर्म जाति रचना के आधार पर दोस्तों क्रिया के 2 ही भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, काल कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, काल होते हैं 3 प्रकार के, वर्तमान, भूत, भविष्य। वर्तमान काल 3 प्रकार का होता है, भूतकाल 6 प्रकार का होता है और भविष्य काल दोस्तों 3 प्रकार का होता है। अंग्रेजी में इन सभी के प्रकार 3 होते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनमें से किस में अति उपसर्ग नहीं है? अति, देखिए अति प्लस उक्ति, अति प्लस क्षिप्र, अति प्लस सार, यहाँ पर अध है, यहाँ पर दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही आंसर इसका नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अध, तो इसमें अधि प्रत्यय है, अधि। इनमें से किस में दोस्तों अप उपसर्ग नहीं है? अप तोड़ कर देखिएगा, अप प्लस शब्द, अपभ्रंश, अपवर्षण, अपी, यहाँ पर दोस्तों आ अप अपी, तो अपी यहाँ पर अपितु, तो इसमें अपी है दोस्तों, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिएगा टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? टिकाऊ, टिक प्लस आउ, ठीक है, टिक प्लस आउ यानी मिल गया आपको ए ऑप्शन, तो ए ही बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज की वीडियो का, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय? दोस्तों हालांकि टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन मैंने आप सभी को ये सॉल्यूशन भी इसका बताया था, भाई सॉल्यूशन थोड़ा लंबा ही होता है। लुटेरा में कौन सा शब्द है दोस्तों? लुटेरा में हो जाएगा एरा, यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक सवाल का आंसर उसके नीचे ही दे रखा है, अब आपको कहीं भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए मेहनत लगती है इन्हें लिखने में, ठीक है, आप सभी को पता होगा टाइप करने में, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, रोकें ना अपने पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।